बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मोहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर से है। सॉल्व 2x² प्लस 2xy प्लस 2xz² प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई dz प्लस dy प्लस 2z dz इज इक्वल टू 0। इस प्रॉब्लम को जब सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं। इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को आप नोट कर लेंगे, उसके बाद कंपेयर कर देंगे p dx प्लस q dy प्लस r dz इज इक्वल टू 0 से, और यहाँ से फिर हमें p की वैल्यू मिल जाएगी जो कि dx का कोफिशिएंट है। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 2x² प्लस 2xy प्लस 2xz² प्लस 1। q की वैल्यू जो कि यहाँ पर dy का कोफिशिएंट है, यहाँ पर नहीं लिखा तो वो 1 मान सकते हैं आप, और dz का कोफिशिएंट जो कि r है, यहाँ पर 2z है। इस पी क्यू आर की वैल्यू को फाइंड करने के बाद सबसे पहले आप चेक करेंगे कंडीशन ऑफ इंटेग्रेबिलिटी की सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। तो इसको हम पहले चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको इस वैल्यू को यानी p ब्रैकेट में डेल q ओवर डेल z माइनस डेल r ओवर डेल y, या तो आप सिग्मा लगा दें इसमें, या फिर हमें चूँकि सारी वैल्यू नोट ही करना होगी इसलिए कंप्लीट लिख लें। क्यू फार्मूले के तौर पे से आप सिग्मा यूज़ कर सकते हैं। डेल्टा आर क्यू डेल्टा आर ओवर डेल एक्स माइनस डेल पी ओवर डेल जेड, यानी आपको ये याद करना है। बाकी आप पी की जगह पर क्यू पुट कर देंगे, और इसी तरीके से जेड की जगह पर एक्स आ जाएगा, वाई की जगह पर जेड आ जाएगा। यानी साइक्लिक ऑर्डर में आपको मालूम ही है कि Q के बाद R आता है और R के बाद P आता है साइक्लिक ऑर्डर में। फिर इस टर्म को देख के नेक्स्ट टर्म लिखना होगा, यानी Q की जगह पर R लिखेंगे और R की जगह पर आता है P और X की जगह पर आता है Y। ऐसे ही यहाँ पर P की जगह पर आता है Q और Z की जगह पर आता है X। तो ये वैल्यू नोट करने के बाद आपको इसको 0 के बराबर अगर प्रूव कर देते हैं तो हम कह सकते हैं कि कंडीशन ऑफ इंटेग्रेबिलिटी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इस वैल्यू को हम पहले फाइंड करते हैं। p कैपिटल P की वैल्यू ये है, नोट कर देंगे, ब्रैकेट में लिख दें इसको 2x² प्लस 2xy प्लस 2xz² प्लस 1। उसके बाद यहाँ पर आपको डिफ्रेंसीशन करना होगा q का विद रिस्पेक्ट टू z, क्योंकि q कांस्टेंट है इसलिए डिफ्रेंसीशन 0 हो जाएगा। माइनस का साइन अप्लाई करने के बाद r का डिफ्रेंसीशन y के रिस्पेक्ट में, क्योंकि r का कोई फैक्टर है नहीं यहाँ पर, तो ये कांस्टेंट हो गया y के लिए, क्यों पार्शियल डिफ्रेंसीशन है। पार्शियल डिफ्रेंसीशन y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं z 2z का, तो 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू तो 0 इतनी आ गई, और प्लस उसके बाद q की वैल्यू जो कि 1 है वो लिखेंगे। फिर r का डिफ्रेंसीशन जो कि ये है, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसीशन करेंगे, पार्शियली डिफ्रेंसीशन है। तो जो कि यहाँ पर x का कोई टर्म नहीं, इसलिए इसका डिफ्रेंसीशन 0 हो जाएगा। x के लिए 2z कांस्टेंट है। इसके बाद हम q को देखेंगे, इसके बाद सॉरी यहाँ पर p को देखेंगे। p का डिफ्रेंसीशन z के रिस्पेक्ट में करना होगा, और यहाँ पर देख रहे हैं जिस p के जो जिन टर्म में z नहीं है उनका तो डिफ्रेंसीशन करने पर 0 आ जाएगा। सिर्फ एक टर्म बचेगा, इसमें आप 2x कांस्टेंट के तौर पे बाहर ले लीजिए, सिर्फ z² का डिफ्रेंसीशन करना है p z के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 2 × z हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट टर्म को लिखेंगे, यानी लास्ट वाले टर्म को लिखेंगे जो कि प्लस का है। r की वैल्यू यहाँ पर 2z है। उसके बाद इस p का y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसीशन करना है, तो जिसमें y वाले फैक्टर होगा वही टर्म बचेगा जिसमें y होगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे। तो इसका डिफ्रेंसीशन हम देख रहे हैं 2x कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, और y का y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसीशन 1 माइनस उसके बाद q जो कि 1 है कांस्टेंट है, उसका x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसीशन 0 हो जाएगा। ये 0 में से 0 माइनस होगा, टोटल वैल्यू ये 0 हो जाएगी। तो ये तो वैल्यू 0 हो गई। और फिर इसके बाद में हम देख रहे हैं कि ये
2 इंटू 2 4 हो जाएगा, यानी माइनस का 4 टाइम्स जेड एक्स आ जाएगा। जेड पहले लिख दिया, एक्स बाद में। ऐसे यहाँ पर 2 ब्रैकेट ओपन होने पर ये तो 0 है, यही बचेगा, जिसका इसमें मल्टीप्लाई होके मिलेगा 4zx, यानी प्लस का 4zx। और देख रहे हैं ये भी प्लस माइनस कैंसिल हो गए, लाइक टर्म है, तो सिर्फ 0 आ गई वैल्यू। ये या हम कह सकते हैं कि हमने इस वैल्यू को यानी p डेल q ओवर डेल z माइनस डेल r ओवर डेल y प्लस, या हम इसे सिग्मा लगा दें अगर ज़्यादा ना लिखना पाए और ज़रूरत भी नहीं है तो इसको हम या तो हम पूरा नोट करें और बता देंगे 0 के इक्वल, या सिग्मा लगा दें, ये हमने 0 के बराबर दिखा दिया। अगर इस वैल्यू को हमने 0 के बराबर दिखा दिया तो हम कह सकते हैं देयरफॉर कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी इज सेटिस्फाइड, ये लिख देंगे। उसके बाद एज्यूम करना होता है किसी भी एक वेरिएबल को कांस्टेंट, तो आप जिसमें ज़्यादा फैक्टर टर्म नज़र आ रहे हों, यानी एक्स में ज़्यादा टर्म नज़र आ रहे हैं, इसको आप कांस्टेंट एज्यूम कर लें। तो इसी चीज़ को यहाँ पर नोट कर देते हैं, लिख देते हैं एज्यूमिंग x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर x कॉन्स्टेंट हमने ले लिया है तो इसका डिफ्रेंसीशन dx जो होगा, कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंसीशन 0 हो जाएगा। ऐसा करने पर हमारा जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये पूरा dx की 0 होने की वजह से 0 हो जाएगा, सिर्फ इतना बचेगा, वो हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। आप चाहे तो इसको इक्वेशन को डाल दें तो फिर हम यहाँ से लिख सकते हैं, या आप अपने सोल्यूशन में ही नोट कर लीजिएगा, इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिएगा। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से कह सकते हैं ये वैल्यू अब होगी रिड्यूस होके dy प्लस 2z dz इज इक्वल टू 0, इतनी हो गई। अब इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, और ऑन इंटीग्रेशन, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन का साइन अप्लाई कर देंगे, तो ये 2 कांस्टेंट बाहर ले लें, z का ही इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन की लीनियर प्रॉपर्टी का यूज़ कर दिया जो आप लोग जानते हैं। और राइट हैंड साइड में चूँकि यहाँ पर हमने x को कांस्टेंट लिया था, तो डिफरेंशिएशन करने पर 0 हुआ, तो इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो इसका मतलब ये फंक्शन जो आएगा या तो कांस्टेंट होगा या फिर वो x का कोई फंक्शन होगा। तो x का फंक्शन यहाँ पर इसको नोट कर दिया है। तो हमें ये वैल्यू जो मिलेगी 1 का इंटीग्रेशन करने पर हो जाएगा y के इक्वल आ जाएगा, और 2 लिखने के बाद z की बार अभी 1 है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो z स्क्वायर अपान में 2 हो जाएगा, क्योंकि जितनी पावर होती है इतना अपान में आता है। और ये fx की वैल्यू आई, 2 से 2 कैंसिल होने के बाद ये हमें मिला है y प्लस का z स्क्वायर इज इक्वल टू fx के बराबर। अब जो रिज़ल्ट हमें मिला है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे दोबारा से, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग, तो यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y का डिफ्रेंशिएशन आपको मालूम है dy हो जाएगा। ये हम एक अलग मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले जो सॉल्व किया था उसमें हमने यूज़ किया था v का यूज़ किया था, s और p का यूज़ किया था। तो आप दूसरे वीडियो भी देख लीजिए, आपको जो भी मेथड पसंद आए ये या वो, उनमें से फिर आप उसका यूज़ कर सकते हैं, और अगर हो सके तो कमेंट करके बता दें कौन सा मेथड ज़्यादा बेहतर रहा है। क्वेश्चन अलग होंगे, ये क्वेश्चन तो हमने उसमें नहीं सॉल्व किया है, दूसरा क्वेश्चन है जो इसी टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पर अभी हमने जैसे कि इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, इसको डिफ्रेंशिएट किया है, तो y का डिफ्रेंशिएशन तो dy हो गया, और जो हमारा z स्क्वायर है इसका डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे। z स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन आपको मालूम है पावर आगे जाएगी, और जितनी पावर होगी 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 बचेगा। और चूँकि ये डिफ्रेंशिएशन हम कर रहे हैं तो किसी के रिस्पेक्ट में नहीं, ऑलरेडी डिफ्रेंशिएशन करना है तो z का डिफ्रेंशिएशन में dz लिखना होगा। और राइट हैंड साइड में हमारा ये fx है जो कि x का कोई फंक्शन है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन भी हो जाएगा। पहले तो हम लोग जानते हैं fx का
का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो जिसका वो फंक्शन होता है उसी के रिस्पेक्ट में करना होता है, तो ये एफ डैश एक्स हो जाएगा, लेकिन फिर हमें एक्स का भी डिफ्रेंसिएशन करना होगा यानी डी एक्स हो जाएगा। अब इस चीज़ को हम लेफ़्ट साइड में लेके आएंगे। अभी कोफिशिएंट ये प्लस का है, जब राइट हैंड साइड से लेफ़्ट में आएंगे तो माइनस का हो जाएगा एफ डैश एक्स डी एक्स, और फिर इसको लिख दें प्लस का यहाँ पर डी वाई और प्लस का 2z डी जेड, राइट हैंड साइड में 0। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिए। अब इक्वेशन नंबर जो हमारा 1 और जो हमने शुरुआत में यानी हमारी प्रॉब्लम दे रखी वो, और इसको 2 से कंपेयर कीजिए। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे डी एक्स का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पर माइनस का एफ डैश एक्स है, जो राइट हैंड साइड में हमें मिला था माइनस का ब्रैकेट था उसमें, तो ब्रैकेट का था और ये था 2x² प्लस 2x y प्लस का 2x z² प्लस 1, ये वैल्यू थी जो कि हमें यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर 1 है उसे टोटल नोट करने के बाद मिली है। तो माइनस साइन को हम राइट हैंड साइड में पहुँचा सकते हैं, यानी हम एफ डैश एक्स की वैल्यू को यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। तो माइनस का हो जाएगा ये 2x² प्लस का 2xy प्लस का 2xz² प्लस 1। अब इसमें जो y और z के फंक्शन नहीं हैं उनको आप अलग सेपरेट कर दें, और जिसमें y और z के फंक्शन हैं उनको हम लोग एक साथ लिख लेंगे, यानी इस ब्रैकेट को ओपन भी कर देंगे। तो देखिए इसमें x का फंक्शन नज़र आ रहा है, मतलब इसमें कह सकते हैं कि y और z नहीं है, तो माइनस ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, माइनस लगा लें और ये 2x² प्लस 1 को एक साथ लिख दें, या ब्रैकेट ओपन भी कर सकते हैं आप। और फिर ये दोनों इसमें y और z आ रहा है तो इसमें माइनस तो ये रहेगा, और साथ ही साथ अगर कुछ कॉमन मिल जाए तो ठीक है, जैसे हमें 2x कॉमन नज़र आ रहा है तो 2x कॉमन लेने पर हमें इसमें y नज़र आ रहा है और इस बारे में z², यानी ब्रैकेट भी ओपन हो गया और ये माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई हो गया। इन दोनों में से 2x कॉमन हो गया, माइनस पहले से प्लस 2x कॉमन होना चाहिए, लेकिन माइनस की वजह से माइनस हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि ये जो वैल्यू है कोई और वैल्यू नहीं बल्कि हम यहाँ पर y प्लस z², जिसको हम इक्वेशन नंबर डाल देते हैं a डाल देते हैं, तो वहाँ से रख सकते हैं इसकी वैल्यू को। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस, ब्रैकेट ओपन भी कर सकते हैं, 2x² माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 2x, और ये ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है इसे हम एफ एक्स कर सकते हैं। हमने यहाँ पर यूज़ किया है इक्वेशन नंबर 1 का, यूजिंग इक्वेशन नंबर ए का, इक्वेशन नंबर ए का। आप चाहें तो उसको 2 और इसको 3 भी डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको लेफ़्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे, साइन चेंज होके माइनस से प्लस हो गया 2x fx, और ये हमें नज़र आने लगा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा, यानी ये फार्म बन गई है dy ओवर dx प्लस py इज इक्वल टू q की फार्म बन गई, यानी ये x जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका ही फंक्शन होता है ये p और q, और हम देख रहे हैं ये p और ये q का काम करेगा। और यहाँ पर एफ डैश का मालूम, जैसे कि अगर हम यहाँ पर y इज इक्वल टू अगर एफ एक्स होता, लेकिन यहाँ पर नहीं यूज़ कर सकते इसका, नहीं तो अभी हम लेट कर लेते और तो हम यहाँ पर इसे दिखा सकते थे, डी वाई और डी एक्स का मतलब हो जाता है एफ डैश एक्स। तो अपना समझ सकते हैं ये रफली हमने किया है, और यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। आपको ये भी पता है कि इस तरीके की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जब होती है, जब x इंडिपेंडेंट वेरिएबल y डिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं, जिसका फार्मूला होता है e टू द पावर में इंटीग्रेशन p dx, यानी x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उसके बाद इसका सॉल्यूशन आसानी से लिख देते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस का c। तो इसका हम लोग यूज़ करते हैं, तो इसी का यूज़ करते हुए हम इस प्रॉब्लम को अब सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बस आपको पता चल चुका है कि ये q का काम करेगा, ये p का काम करेगा, तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर डायरेक्ट यहाँ से ढूंढ सकते हैं, जो कि e टू द पावर होता है इंटीग्रेशन, और जो यहाँ पर वेरिएबल जिसका डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यहाँ लिखा हुआ है उसका कोएफिशिएंट देख लेते हैं, जो कि p कहलाता है हमारा, p, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर x है,
2 को बाहर ले लीजिए और x जो कि पावर 1 है, इंटीग्रेशन करेंगे 2 हो जाएगी, अपान में भी 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी e की पावर x स्क्वायर हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया, उसका यूज़ हम लोग कर लेंगे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पर हम अपना डिपेंडेंट वेरिएबल fx है, तो fx में मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, और उसके बाद राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन का साइन अप्लाई करेंगे, क्यों लिखेंगे, क्यों मतलब जो भी राइट हैंड साइड में हमारा है -2x² - 1 है, उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि e की पावर x स्क्वायर है, और उसको हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन कांस्टेंट यहाँ पर ऐड कर दें, तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट को हमने यहाँ पर ऐड करके रखा हुआ है। तो फिर अब इसके बाद में हम राइट हैंड साइड में ये वर्क करना है, यानी इंटीग्रेट करना, उससे थोड़ा सा फोकस करना होगा हमें कि किस तरीके से हमें इसको इंटीग्रेट करना है। यहाँ पर इंटीग्रेट करने के लिए हमको इसको 2 पार्ट में बांट लेना चाहिए। 2 पार्ट में बांट लेंगे, यानी e की पावर x स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन यहाँ दोनों टर्म में करेंगे और इंटीग्रेशन के साइन को भी दोनों में बांट देंगे, इसकी लीनियर प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए। उसमें -2 जो है कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर इंटू ई टू द पावर x स्क्वायर, इसका हमको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना, माइनस बाहर आ गया है इंटीग्रेशन, और यहाँ पर 1 का इंटू जब इसमें होगा e की पावर x स्क्वायर बचेगा और प्लस का c। इसमें हम इसको कुछ लेट करके करते हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लम रहेगी, तो इसको फर्स्ट और सेकंड, इसके लिए हमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट का यूज़ करना होगा, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, और उसमें हमें एक्स स्क्वायर को 2 पार्ट्स में बांटना होगा, यानी सबसे पहले तो एक्स यहाँ पर लिख दें और एक एक्स बाद में लिख देंगे e की पावर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स, क्योंकि हम इन दोनों को मिला के एक फंक्शन बनाएंगे। तो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, इसका सेकेंड फंक्शन, ऐसा करने पर हमें इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट मिल जाएगा, और इस टर्म को हम विदाउट एनी चेंज ऐसे ही लिखा रहने देंगे, e की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी, और ये एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई ई टू द पावर एक्स स्क्वायर के इक्वल चल रहा है। और यहाँ पर 2 फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन का हम पहले फार्मूला लिख देते हैं। 2 फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन वैसा ही, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का हो जाता है डिफरेंशिएशन, और सेकंड फंक्शन का हो जाता है इंटीग्रेशन, और इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा उसका इंटीग्रेशन, या इस तरीके से किया जाता है। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम एज इट नोट कर देते हैं। अगले पेज पर ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं हम। एफ एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर -2, और यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन वैसा ही, और सेकंड फंक्शन का हम करेंगे इंटीग्रेशन, जो कि हमारे पास है ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स है, ये पूरा सेकंड फंक्शन है, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। फर्स्ट फंक्शन वैसा ही, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन अप्लाई करना है, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, जो कि फर्स्ट फंक्शन हमारा x है और x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है। सेकंड फंक्शन बड़ा है, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं लिख रहे हैं, e की पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिख दे रहे हैं, बाद में हम आपको इसको सॉल्व करके दिखा देंगे, और जो मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी इन सब का, उसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होगा। अब यहाँ तक तो ये -2 का मल्टीप्लाई हो रहा था, उसके बाद जो टर्म है, यानी इसमें फार्मूला ये वाला अप्लाई कर दिया, इस टर्म को लिखना होगा जो कि माइनस का है, इंटीग्रेशन e की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स और प्लस का c। फिर इसके बाद हम लोगों को इस पे फोकस करना चाहिए, इसे इंटीग्रेट करना है, और उससे पहले हम इस ब्रैकेट को छुटकारा पाना चाहते हैं, -2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दें ताकि हमें ठीक से समझ में आए। -2x इंटीग्रेशन, अभी हम e की पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स, ये -2 का इंटू कर रहे हैं तो ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, और इंटीग्रेशन 1 का इंटू करेंगे तो यही आ जाएगा, यानी हमें इंटीग्रेट करना होगा सिर्फ e की पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स का, और ये x के जो भी वैल्यू आ जाए उसको x के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट करना है। हमने स्क्वायर ब्रैकेट हटा दिया है, माइनस इस टर्म को लिख दें, इंटीग्रेशन करना है e की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। अब देखिए
अगर हम इसका तो इंटीग्रेशन हम लोग नहीं कर पाएंगे एग्जैक्टली, लेकिन हम देख रहे हैं कि अगर एक्स स्क्वायर को मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए टी, तो इसका डिफ्रेंसीशन करेंगे तो 2x, एक्स का dx और t का dt हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास x dx की वैल्यू मिल जाएगी। 2 से डिवाइड कर दें तो 1/2 हो जाएगी dt। इस वैल्यू को हम, इन वैल्यूज़ को यहाँ पर रखने पर ये लेफ्ट हैंड साइड जो कि चल रहा था fx इंटू e⁻x², वो वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2x इंटीग्रेशन, इसको हमने चूँकि t माना है x² को, e⁻t और बाकी ये 1/2 dt हो गया। आप डायरेक्ट भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं अगर आपको ये समझ में आ रहा है। 2 और ये वैल्यू जो है इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू जो है e⁻, अभी कर्ली ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, कर्ली ब्रैकेट, फिर ये लगाया, तो ये वैल्यू सेम होगी, यानी इंटीग्रेशन लगाइए e⁻t लिखेंगे और x dx की जगह पर 1/2 dt लिखना है, और फिर कर्ली ब्रैकेट ये वाला क्लोज करेंगे, dx लिखना है हमको। dx लिखने के बाद इस टर्म को लिखना होगा माइनस e⁻x² dx प्लस का c इजिकल टू, यहाँ पर आप चाहें तो 1/2 कांस्टेंट है, इसको हम बाहर भी लिख लेंगे 1/2 को, सिर्फ e⁻t बचेगा, इसको इंटीग्रेट करना होगा t की रिस्पेक्ट में, जो कि e⁻t हो जाएगा। आपको क्लियरली समझ में आ रहा है। प्लस 2 इंटीग्रेशन का साइन, आप 1/2 को यहाँ पर इंटीग्रेशन के साइन से बाहर ले लें, सिर्फ हमें e⁻t का इंटीग्रेशन करना है। आप स्टेप को ना लिखते हुए डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देंगे। माइनस e⁻x² dx प्लस का c, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस 1 इंटू एक्स यानी x हो गया, और e⁻t का इंटीग्रेशन e⁻t हो गया, और यहाँ पर 1/2 को इंटीग्रेशन के साइन से हम बाहर ले लेंगे, सिर्फ इंटीग्रेशन ये बचेगा। इसमें इसका इंटीग्रेशन आ चुका है e⁻t का e⁻t, लेकिन इसका फिर हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होगा। माइनस e⁻x² और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, प्लस का ये है c, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, e⁻t यहाँ पर t अपनी तरफ से माना हुआ है जो कि x² है, इसकी वैल्यू को वापस कर देंगे, तो ये वैल्यू चल रही है fx e⁻x² के, माइनस x हम t की वैल्यू वापस कर रहे हैं यहाँ पर, जो कि x² है, प्लस इंटीग्रेशन यहाँ पर है e⁻x² dx माइनस e⁻x² dx, क्योंकि यहाँ पर ये इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा था तो कैंसिल हो गया हमारा प्लस माइनस, और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो ये वैल्यू मिली है fx इंटू e⁻x² इज इक्वल टू माइनस x e⁻x² प्लस का c, और आप fx की वैल्यू इक्वेशन नंबर जो a दिया था वहाँ से वैल्यू पुट कर दें, जो कि y प्लस z² के इक्वल थी। इक्वेशन नंबर हमने यहाँ पर यूज़ किया है a का, आप 2 भी डाल सकते थे इसको, फिर नेक्स्ट उसी के अकॉर्डिंग, हालांकि कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। x e⁻, ये x² प्लस का c, ये हमने यूज़ किया है यूजिंग इक्वेशन नंबर a। अब यहाँ पर हम अगर डिवाइड करना चाहें या सारे टर्म को एक साइड कर लें, इसको भी उधर ले जाएं, तो ये हो जाएगा प्लस का हो जाएगा x e⁻x², और पहले से यहाँ पर y प्लस z² e⁻x² है। आप चाहें तो तीनों टर्म में से कॉमन ले लेंगे e⁻x² को, तो हमारे पास x बचेगा, इस ब्रैकेट की कोई ज़रूरत भी नहीं है, तो y प्लस z² रख देंगे राइट हैंड साइड में c। आप आंसर को इसी फार्म में लिख सकते हैं, या आप ये भी चाहें कि इस को राइट हैंड साइड में पहुंचा दें, तो ऐसे भी आंसर लिखा जा सकता है x प्लस वाई प्लस z² इज इक्वल टू c, और ये इधर जाएगा अपान में पहुंचेगा, और c अपान e⁻x² को जब हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे इसको, तो पावर प्लस की है तो वो माइनस की हो जाएगी, तो इसको यहाँ पर माइनस का x² लिखेंगे। तो हमारी प्रॉब्लम इस तरीके से आ जाती है, कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच indeed for listening me, wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin।